हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.2 सीरीज़ की क्लास नंबर 84। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है और आप मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। मैथ्स के मॉक की एक सीरीज़ शुरू हो रखी है, वीकली एक मॉक अपलोड होता है। वहाँ पर आप बेसिकली सीख सकते हैं कि आप 25 क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करोगे, स्किपिंग वाला आर्ट कैसे सीखोगे, कैलकुलेशन कैसे अच्छी होनी चाहिए आपकी, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ये देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आप स्किपिंग करके पेपर को जल्दी खत्म कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो आप मॉक वाली सीरीज़ फॉलो करना। और अगर आपकी प्रिपरेशन रहती है अभी तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। ठीक है। एसएससी का कैलेंडर रिलीज हो गया है, सबको पता होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो 500 क्वेश्चन वाली सीरीज़ एक आने वाली है वो प्लान थी कि नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, लेकिन ठीक है, डेट पास है काफ़ी। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी वो सीरीज़ स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो ये सीरीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। बेसिकली जो बिगिनर्स हैं वो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की हुई है वो भी 500 क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे दोबारा से और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो, इनकेस जैसे वीडियो को तो आप एक ही बार देखोगे, अगर आप पीडीएफ से उन्हीं क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो तो आपको कोई और क्वेश्चन रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे घूम फिर के। और ये सीरीज मैं डिजाइन करूंगा पीवाईक्यू बेस्ड ही। ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन को इस तरह से प्लेसिंग की जाएगी सीरीज में कि आपका लेवल तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, जो मेंस में पूछे जाते हैं और कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं, उस तरह की डिटेलिंग पे जाके पहुंचेंगे। ठीक है। तो दोनों के लिए होगी ये सीरीज। जिनको कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, पहले हो चुका है, पूरा सिलेबस कर चुके हैं कहीं से, तो 500 क्वेश्चन में उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट में क्लियरली समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा सब चीज़ों की इसमें। ठीक है ना। तो दोनों को ध्यान में रख के बनाऊंगा ये सीरीज, तो आप इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करना। ठीक है। कुछ दिन बाद आई थिंक 20 मई को हो जानी चाहिए ये स्टार्ट। ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ की नीड पड़ेगी तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये था आज की क्लास, फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, बोल रहा है अ टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 मोर द गेन वुड हैव बीन 15%। ठीक है। टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी शुड बी। ठीक है। तो पहले बोल रहा है कि 8% गेन पे बेचा गया है टीवी, तो पहले 8% गेन कर लेते हैं। ये सपोज करो सीपी था आपका, 8% गेन का मतलब है ये 108 में बेचा गया, एसपी हो गया। वो बोल रहा है अगर 714 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा जाता तो गेन हो जाता कितना, 15% का। अगर गेन 15% का होगा तो उसका सेलिंग प्राइस 115 हो जाएगा। भाई कितने एक्स्ट्रा में बेच पा रहा है यहाँ पे, 7 रुपये। तो 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 714 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14। एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 102। बोल रहा है अगर उसे 18% प्रॉफिट कमाना होता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता। तो अगर 18% प्रॉफिट कमाना होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती सेलिंग प्राइस की, 118। भाई इसका 18% 18 रुपये होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 118। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 102 थी, तो 118 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 118 इंटू 102, मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, यही सही हो जाएगा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, वैसे भी 12036। ठीक है। नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ट्रायंगल बना लेते हैं एक बारी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, डी पॉइंट है ए बी पे और ए पॉइंट है ए सी पे, और बोल रहा है डी पैरेलल बी सी है। डी पैरेलल बी सी हो गया। ए डी की वैल्यू 5 दी हुई है, डी बी की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, ए की वैल्यू 4 दी हुई है, बी सी की वैल्यू 15.4 दी हुई है। आपसे पूछा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ डी एंड ई सी। तो डी और ई सी निकालने पड़ेंगे, पहले ई सी निकाल लेते हैं। अब देखो पैरेलल लाइंस है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल कॉमन होगा, तो ऊपर जो वाला छोटे वाला जो ट्रायंगल है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। सही है। बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनेट होता है, बिल्कुल। ठीक है। प्रोपोर्शन में होगा, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं ए डी, 5 अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या होगी, ए बी, 9 और 5 14 इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड होगी 4, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड होगी क्या, 4 प्लस इसको x मान लो, चलो ठीक है, 4 प्लस x। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू, यानी कि EC की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, 5 चौक 20
प्लस 5x, 14 चौक 56। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36/5, 5 7 35.2। x की वैल्यू होगी 7.2, यानी कि EC की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 7.2। ठीक है, अब आपको DE की वैल्यू निकालनी है। अब DE जो है छोटे वाला ट्रायंगल की साइड है, तो DE अपॉन BC क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, किसी भी साइड के इक्वल इक्वेट कर सकते हो। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 5 ले लो यहाँ पे, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 9 और 5 14 हो जाएगी। ठीक है, DE की वैल्यू निकालनी है, तो DE तो एज इट इज रहेगा। BC की वैल्यू 15.4 दी है, इक्वल टू 5/14। डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 7 से चला जाएगा 11 पे, 7 दूनी 14। DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2, यानी कि 5.5। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 5.5। दोनों का सम कितना होगा, ऐड कर दो, 7 और 5 12, और 5 और 7 5 और 2 7 हो जाएगा, 12.7 निकल के आएगी आपकी वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्लियर है भाई, समझ आया। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ABCD सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ AB का दिया हुआ है, BC का दिया हुआ है, CD का दिया हुआ है। A:B:C:D निकालना पड़ेगा हमें पहले। A:B दिया हुआ है 1:3, B:C दिया हुआ है 2:5, C:D दिया हुआ है 2:3। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये सेम यहीं लिख देते हैं, ये सेम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ सेम लिख देते हैं। ठीक है, तो चारों का रेशियो मिल जाएगा हमें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 या 15 दूनी 30, 5 या 15, 15 या 45। मिल गया रेशियो सबका। बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A एंड C, A और C का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3510। A ये रहा और C ये रहा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 26 का। 26 की वैल्यू दी हुई है आपको 3510, सही है। शेयर ऑफ D निकालना है, 45 की वैल्यू निकाल दो। एक की वैल्यू कितनी होगी, 3510/26। 45 की वैल्यू कितनी होगी, 3510/26 इंटू 45। ठीक है, 13 से काटोगे, क्योंकि आंसर देखो डेसिमल में तो है नहीं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, 9 बचा, 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 270 हो गया। 2 से फिर काट दो, ये कितना बचेगा, 1 3 5। ठीक है, यानी कितना आया, 135 इंटू 45, 5 बजे 25, यूनिट डिजिट आएगी 5, एक ही में दी हुई है 6075। वैसे भी अगर देखोगे, अगर आप इसको 50 मान लेते हो, 13 पंजे 65, 6000 से ऊपर चला गया तो थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 6000 की रेंज में आएगा, तो 6075 आपका आंसर हो जाएगा, 6075। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखे, ये देखो बोल रहा है राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ द पिज्जा, आदम एट 3/10 दैट वाज लेफ्ट। ठीक है, जितना बचा हुआ था उसका 3/10 चला गया, खा लिया उसने। फिर क्या कर रहा है, देन रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ द पिज्जा दैट वाज लेफ्ट। ठीक है, व्हाट वाज फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट, कितना बचा हुआ होगा ये आपको बताना है। अब देखो आपको ये लेट तो करना पड़ेगा कि कितना पिज्जा था, तो वो लेट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, जो फ्रैक्शन दिया होता है उसके नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लो। तो 8 और 7 का 56 हो जाएगा, 56 और 10 का कितना हो जाएगा, 560 ही मान लो। तो पिज्जा 560 यूनिट था सपोज करो, तो देखो राजू ने कितना खा लिया, 3/8 ऑफ 560। ठीक है, तो यानी कि कितना बचेगा, 70, यानी कि 7 या 210 यूनिट या पार्ट समझ लो आप, राजू ने खा लिया। ठीक है, फिर एडम है, बचा कितना होगा, अगर आपका 560 में से 210 चला गया तो पहले तो 360 बच गया, 10 और माइनस कर दो, 350 बच गया। 350 वाले का जो रेस्ट था ना, बोल रहा था ना कि जो बचा हुआ है उसमें से खाया उसने, कितना खा लिया, 3/10 खा लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 और 15 105। ठीक है, 105 एडम ने खा लिया। फिर रेनू ने खाया है, कितना बचेगा, 350 में से 105 चला गया तो 250 बचेगा, 245 बचेगा। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा है, 4/7 पार्ट रेनू ने खा लिया। ठीक है, 7 से काट दो, 7 या 21, 7 पंजे 35, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 कैरी गया, 4 या 12 और 2 14, 140 खा लिया। फिर लेफ्ट कितना है, मतलब बचा कितना है, 245 में से 140 चला जाएगा, 245 में से 100 चला गया, 145, फिर 40 चला गया, तो यानी कि 105 बचा हुआ है। ठीक है, पूछा कितना फ्रैक्शन बचा है टोटल पिज्जा का, 105 बचा है, टोटल कितना था 560,
105/560 आपका आंसर होगा। लेकिन अब इसको क्या नाम है, बिल्कुल काट तो लो एक दूसरे से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 5 से काट लोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 के 21, 7 एकम 7, 7 छिक 42, 3/16, 3/16 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया भाई। इतना बचा था 105/560, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इतना, नेक्स्ट 3 years इतना, फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 years इज इतना। इफ अ पर्सन गेट्स इतना एट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। बोल रहा है कितना इन्वेस्ट किया था उसने, ठीक है। पहले देख लेते हैं, सपोज करो 100 इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, 6% 2 साल के लिए, यानी कि टोटल 12% का इंटरेस्ट मिला होगा। इसका 12% कितना होता है, 12 रुपए, ठीक है। 10% के हिसाब से 3 साल और दिए, तो यानी कि कितना होता है 30%, 100 का 30% कितना होगा 30 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है 5 साल के बाद, 5 तो यहाँ चले गए टोटल, और टोटल उसने 7 साल के लिए था, तो यानी कि बचे हुए 2 साल, 2 साल के लिए 12% के हिसाब से दे रहा है। तो 2 साल में 12% हो जाएगा 24%, 24% इसका कितना निकल के आएगा 24 रुपए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट जो हमने प्रिंसिपल 100 माना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कर लेते हैं, 30 20 50 60 62 62 और 4 66, 66 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 12,771, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि टोटल उसने इन्वेस्ट कितना दिया था, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,771/66, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,771/66 इंटू 100, 11 से काटो, 11 छिक 66, 11 एकम 11, 17 हुआ, 11 एकम 11, 6 बचा 67, 11 छिक 66, 1 बचा, 11 एकम 11, ठीक है। 2 से काटोगे ये 50 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 3 9, 2 बचा 26, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 387 इंटू 50 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 0, 5 7 35, 3 कैरी गया, 8 5 40 और 3 43, 4 कैरी गया, 5 3 15 और 4 19, 19,350 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है भाई। समझ आया, आगे बढ़े। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है, सारी चीजें फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, हम ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। बोर्ड मास के लिए अगर आप पढ़ोगे बोर्ड मास, तो सबसे पहले ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है, तो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। दूसरा ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे जो बचेगा उसको आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल देते हैं। सबसे पहले तो 5 या 15 और 1 16, 16/5 डिवाइडेड बाय, ये पूरा क्या निकल के आएगा वो देखते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 इंटू 5 या 15 और 1 16, 16/3, 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 से चला जाएगा 8 पे, 8 या 24 हो गया, ठीक है। प्लस ये 1/8 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/4। ये देखो डिवाइड का साइन हटके ये 8 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, जो 4 दूनी 8 होता नीचे का, ऊपर एक 8 है तो कैंसिल होके 1 बचेगा, ठीक। 16/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके 1/24 लिख दो, प्लस डिवाइड हटके ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे है 1/4 एज इट इज, ठीक। 4 चौक 16, 8 से काट दो सीधा, 4 से क्यों काटना है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। कितना बचेगा 2/15 प्लस 1 माइनस 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो पूरा, 60 आ जाएगा एलसीएम, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, प्लस यहाँ तो 60 ही आ जाएगा, माइनस 15 पे चला जाएगा, इसको 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। कितना हुआ 60 में से 15 चला गया 45, 45 में 8 प्लस कर देंगे 53, 53/60 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। ये देखो बोल रहा है अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। 8% प्योर चॉकलेट है। इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडिड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक। ये बताना है न्यू ड्रिंक में कितनी परसेंटेज होगी चॉकलेट की, ठीक है। पहले तो ये बोल रहा है कि उस ड्रिंक में ना 8% प्योर चॉकलेट होती है, तो बोल रहा है पहले 50 लीटर है वो ड्रिंक, 50 लीटर की ड्रिंक है, ठीक है। इसका 8% कितना होगा पहले तो ये बताओ,
यानी कि 4 लीटर चॉकलेट होगी, और दूसरा क्या बचा है, मिल्क होगा, और यानी कि 40 लीटर मिल्क होगा। ठीक है, उसने बोला 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड कर दूं मैं अगर, तो 10 लीटर ऐड कर दो, यानी कि 56 हो गया, और फिर 4 लीटर ही चॉकलेट बची हुई है। ठीक है, बताओ परसेंटेज ऑफ चॉकलेट कितना है न्यू ड्रिंक में। न्यू ड्रिंक में कितना है चॉकलेट, 4 लीटर। ठीक है, ड्रिंक की बात कर रहा है तो टोटल ड्रिंक कितनी की हो गई, 60 लीटर की, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए कितने पे चला जाएगा, 0 से 1 काट दो, 2 दूनी 4 और 3, 20/3 कितने पे चला जाएगा, 3 6 18, 6 2/3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ आया ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन की खास बात कर रहा हूं मैं भाई। पहले 8% निकाल लिया क्योंकि टोटल 50 लीटर ड्रिंक थी, 50 लीटर में से 8% निकालोगे तो चॉकलेट वाला पार्ट कितना होगा, 4 लीटर, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, मिल्क 40 लीटर। उसने बोला 10 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क में ऐड कर दो 10 लीटर, 56 हो गया। तो 4 लीटर चॉकलेट बचा है अब उसी ड्रिंक में, और 56 लीटर मिल्क हो चुका है, तो टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, 60 का। चॉकलेट का परसेंटेज पूछा है, चॉकलेट का परसेंट निकाल दिया 60 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट इतना इज अ स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज इतना, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म पता है ना, सिलेंडर जैसी जो शेप होती है, ये प्रिज्म कहलाता है, इसको पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटेड पार्ट होता है उसको पिरामिड बोलेंगे, इस तरह का जो नीचे और ऊपर सेम होता है उसको प्रिज्म बोलते हैं। बोल रहा है स्क्वायर है ये, ठीक है, इसका बेस, हाइट इतनी है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, स्क्वायर है ये, ठीक है, तो साइड स्क्वायर होगा, इनटू हाइट कितनी दी हुई है 10, वॉल्यूम कितना है 160 है, कट जाएगा 0 से 0, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि जो नीचे स्क्वायर बना हुआ है उसकी साइड है 4। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट। ठीक है, सिलेंडर के केस में आप क्या लिखते हो, 2πr(h) प्लस, या आप ऐसे लिख सकते हो 2πr(h प्लस r), ऐसे भी लिख सकते हो। इसको खोलते हैं तो क्या बन जाता है, 2πr(h प्लस 2πr²। इसका मतलब क्या है, ये कर्ड वाला पार्ट है और ये ऊपर और नीचे का एरिया प्लस किया हुआ है, ऊपर एक सर्कल होता है नीचे एक सर्कल होता है, तो 2πr² हो गया। तो यही चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है बस। तो स्क्वायर वाले पार्ट में क्या होगा भाई, इस तरह का होगा कोई फिगर, या आप ऐसे बना लो, इस तरह का फिगर बनेगा। इसको लंबा कर लेते हैं, ऐसा कुछ फिगर बनेगा, है ना, समझ में आया। इस तरह का फिगर बनेगा, तो ऊपर वाला स्क्वायर है और नीचे वाला स्क्वायर है, लेकिन ये जो चारों फेसेस है इनके क्या होगी, बेसिकली बेस होगा और हाइट होगी। तो बेस और हाइट ये होगा, ये सरफेस, ठीक है, ऐसे 4 सरफेस होंगे। तो बेस क्या है 4 इंटू हाइट कितनी है 10, ऐसे 4 सरफेसेस है, प्लस करोगे ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, तो ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और डबल कर दोगे तो वो हो जाएगा 32। ठीक है, ये हो गया 40, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 160, 160 प्लस 32 कितना हो जाएगा 192। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर भाई, आगे बढ़े। ये देखो, बोल रहा था एवरेज ऑफ 25 नंबर इज इतना, 25 नंबर का एवरेज दिया हुआ इतना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर इतना, दैट ऑफ द लास्ट 13 नंबर इज इतना, दोनों का दिया हुआ है, पहले 13 और लास्ट 13 का एवरेज दिया हुआ है इतना और इतना। ठीक है, बोल रहा है 13 नंबर अगर हटा दें हम, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनका एवरेज कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ आया अभी। 25 नंबर है टोटल, टोटल नंबर है 25। अब इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बोल समझना पहले, ठीक है, डेविएशन से मत करना, पहले बेसिक तरीका समझो कि बोलने की कोशिश क्या कर रहा है वो। ठीक है, 25 नंबर है तो पहले काउंट किए उसने 13 नंबर, और फिर पीछे से काउंट किए उसने 13 नंबर, तो ऐसे तो 26 काउंट हो गए, यानी कि जो 13th वाला नंबर है वो 2 बार काउंट हुआ है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो पहले तो देखो एवरेज 25 नंबर का दिया हुआ है 54, तो सम कितना हो जाएगा 25 नंबर का, सम ऑफ 25 नंबर्स का कितना आ जाएगा, एवरेज को अगर आप टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो सम निकल आ जाता है, 25 चौक 100, 10 कैरी गया, 25 पंजे 125 और 10 135, तो टोटल सम कितना आ जाएगा 1350। ठीक है, पहले 13 नंबर का
सम ऑफ फर्स्ट 13 नंबर कितना आएगा वो, तो उसका एवरेज है 52.8, इंटू कर देंगे नंबर ऑफ जितने नंबर है उससे, तो ये सम आ जाएगा। 52.8 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही लास्ट वाला जो है, लास्ट 13 नंबर का जो सम है वो कितना आएगा, एवरेज दिया हुआ है 62.2, मल्टीप्लाई करोगे 13 से। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है सबसे पहले तो आपको, ठीक है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 13 दूनी 26, 2 कैरी गया, 13 दूनी 26 और 2 28, 2 कैरी गया, 13 छिक 78, 78 और 2 80, 808.6 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 13 8 104, 10 कैरी गया, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, 3 कैरी गया, 13 पंजे 65, 65 और 3 68, ठीक है। एक के बाद डेसिमल आ गया। अब इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो यानी कि एक बार ही एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा 13th नंबर, यही यहां में लिखा था मैंने, ठीक है। अब इनका सम करो, 6 और 4 10 हो गया पीछे, एक कैरी गया तो 8 और 6 14 और एक उधर से आ गया 15, ठीक है। फिर एक कैरी गया है, 8 और 1 9 हो गया और यहाँ पे 0 9 आ गया, ठीक है। 8 और 6 14 हो गया, 1495 हो गया। अब ये देखो क्यों आया एक्स्ट्रा, क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है ना। तो अगर इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको 13th नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। 1495 माइनस 1350 कर दोगे आपको 13th नंबर मिल जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 50 यहाँ हो गया और 95 यहाँ हो गया। 50 और 95 कितना होता है 145, 13th नंबर है 145, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसको एक्सक्लूड कर दो, तो ये था टोटल, इसमें से एक्सक्लूड कर दो 145, 1350 में से 145 चले गए, 5 0 2 1205 बचा। अब एवरेज निकाल दो, फिर ये बोल रहा है 1205। अब एवरेज कैसे निकलेगा, एक नंबर तो चला गया तो 24 नंबर बचेंगे। क्लियर है। अब किससे चला जाएगा ये, 24 पंजे 120, 50 हो गया। पॉइंट अगर 0 लगेगा, 24 दूनी 48, तो 50.2 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया बिल्कुल बेसिक तरीके से, डेविएशन नहीं सिखा रहा हूं अभी। पहले बेसिक चीज समझो कि एवरेज होता क्या है। दो चीजों का एवरेज अलग अलग भी दिया हुआ है, साथ में कंबाइन करके भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक एवरेज एक्स्ट्रा काउंट हो गया जो कि है नंबर 13 का, वो हमने निकाल लिया माइनस करके। उसके बाद कह रहा है उसी नंबर को उसमें टोटल में से हटा दो, 25 में से एक वो नंबर हटा दो, 13 नंबर हटा दो, तो 13 नंबर की वैल्यू भी हटानी पड़ेगी, वो हमने हटा दी। एवरेज पूछा है फिर, तो जो टोटल सम बचा है उसको 24 से डिवाइड करके हम एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बोल रहा है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, आपसे वैल्यू पूछिए इसकी। आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कब होता है, जब कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी, समझ लो इसको लिख देता हूं मैं, कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी कब होता है, जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो यानी कि यहाँ पे भी देखते हैं 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। 3 थीटा हो गया 90 माइनस 54 हो जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 36 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 12। आपसे पूछा इसकी वैल्यू निकाल दो, 1/10 5 थीटा मतलब 12 पंजे 60, 10 60 डिग्री प्लस कोसेक ये 60 हो जाएगा, 60/2 30 हो जाएगा। 1/10 60 कितना होता है √3 प्लस कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 प्लस √3 लिख सकते हो। नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं तो रेशनलाइज करोगे, 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस √3 बचेगा ऊपर, नीचे क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो यानी कि यही आपका आंसर बचेगा 2 माइनस √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखें। ये देखो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC MNR पॉइंट ऑन द BC सच दैट AM परपेंडिकुलर BC। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, M और N पॉइंट है BC पे, AM परपेंडिकुलर BC है, ठीक है, AM परपेंडिकुलर BC है, AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ठीक है। AN जो है AM है ना, M है यहाँ पे,
AN जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। लाइज बिटवीन B एंड N, ठीक है। M लाइज बिटवीन B एंड N, ठीक है। M यहाँ पे आ रहा है B एंड N के बीच में, ठीक है। B की वैल्यू 68 डिग्री दी हुई है, C की वैल्यू 26 डिग्री दी हुई है। आपसे पूछा MAN की वैल्यू निकाल दो, इसकी वैल्यू। डायरेक्ट सॉल्यूशन याद है इसका, डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी की तरह याद करते हैं इसको। दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 आपका आंसर होता है 68 माइनस 26 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा ये 30 मान लो इसको। 38 हो गया, 38 और 4 42 हो गया, 42/2 होगा आपका आंसर, यानी कि 21 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको आप कैसे कर सकते हो, दूसरा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो वो एंगल इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद ये पूरा एंगल भी निकाल सकते हो, क्योंकि 68 है ये 26 है, फिर इक्वली डिवाइड कर लो, फिर इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो, वहां से मल्टीपल एंगल्स निकल जाएंगे और फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, इसकी डायरेक्ट सॉल्यूशन याद होता है, डायरेक्ट एक तरह से जनरल सॉल्यूशन की तरह हम इसको याद करते हैं कि अगर एक ही पॉइंट से परपेंडिकुलर भी डाला गया और बाइसेक्टर भी डाला गया तो उसके बीच का जो एंगल पूछा जाता है वो जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं उनके डिफरेंस बाय 2 के इक्वल होता है वो। ठीक, याद रखना है आपको दिमाग में, कुछ जनरल सॉल्यूशंस तो याद रखने हैं, ठीक है। वहां पे बैठ के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ए की वैल्यू निकालोगे, फिर बाइसेक्टर दिया है तो इधर वाला पार्ट डिवाइड बाय 2 करोगे, इधर वाला पार्ट डिवाइड बाय 2 करोगे। इतना टाइम नहीं लगाना है हर चीज में। जब प्रेपरेशन ठीक हुई है तो बहुत सारी चीजें तो दिमाग में फिट हो जाएंगी एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 30 days, बी कैन डू 2/1 ऑफ द सेम वर्क इन 24 days। बोल रहा है 20 दिनों तक काम किया है साथ में। फिर क्या है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days, वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। पहले देखते हैं ए की वैल्यू कितनी आएगी। 1/3 काम करता है 30 दिन में, यानी कि 3 में से 1 काम कर देता है 30 दिन में, तो तीनों काम करने में कितने दिन लगेंगे, 90 दिन। सही भाई, डायरेक्ट लिख दूं अब। बी की वैल्यू देखो, 5 में से 2 काम कर देता है 24 दिन में, 2 काम करता है 24 दिन में, 1 काम करेगा 12 दिन में, 5 काम करेगा कितने 60 दिन में, तो बी टोटल काम खत्म करेगा 60 दिन में, ठीक। एलसीएम लो, अब कितना आ जाएगा 180, 9 दूनी 18, 6 तिया 18। बोल रहा है 20 दिन काम किया साथ में, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5, दोनों के मिला के 20 दिन काम करेगा, तो यानी कि 100 काम खत्म कर दिए, 100 काम तो हो गए, बचे कितने 80। ये जो 80 काम है वो सी कर रहा है, 80 जो काम बचे हुए हैं वो सी 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज में, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 8, तो ये सी की एफिशिएंसी है, सही है। सी की एफिशिएंसी 8 निकल के आ गई। आपसे पूछा है तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तीनों लोगों को मिलने के बाद एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये देखना है पहले आपको। टोटल काम कितना है 180, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करोगे, 5 तो एफिशिएंसी दोनों की थी और 8 उसकी है, 13 हो गई, ठीक है। 13 हो गई ना भाई, 8 आएगी ना या 10 आएगी, यहाँ 10 आएगी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। इसको डिवाइड करोगे यहाँ 10 आएगा। भाई 8 दिन में 80 काम करता है तो एक दिन में 10 काम करेगा ना, तो 5 तो एफिशिएंसी उनकी थी और 10 एफिशिएंसी सी की हो गई, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 15। 180 काम करने हैं 15 एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो बोल रहा द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम, ए बी सी डोनेट 10, 8 और 9% रिस्पेक्टिवली। ए और बी की मंथली सैलरी है वो जो है सेम है बिल्कुल, ठीक है। ए की सैलरी और बी की सैलरी लेट कर लेते हैं, 10,000 मान लें क्या, इसकी भी 10,000 मान लेते हैं। ये है सैलरी, सी का कुछ पता नहीं है, बाद में देखेंगे। डोनेट करते हैं ए बी सी, डोनेशन लिखते हैं। ए करता है 10% डोनेट, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। बी करता है 8% डोनेट, तो इसका कितना हो जाएगा 800 रुपये। सी करता है 9%, सी का नहीं पता है अभी कुछ भी, ठीक है। बोल रहे द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। वैसे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने माना है 10,000 सैलरी मानी, तो हमारे के अकॉर्डिंग 200 है डिफरेंस, तो 200 की वैल्यू क्वेश्चन में 400 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि ए की जो सैलरी थी वो 20,000 थी
बी की जो सैलरी थी वो भी 20,000 थी। ठीक है, द टोटल डोनेशन बाय ए बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, सी से 900 ज्यादा थी ए और बी की डोनेशन, अगर आप साथ में मिला देते हो तो पहले तो ये देख लो ए और बी की डोनेशन कितनी थी, एक्चुअल डोनेशन कितनी थी। एक की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, इसकी हो जाएगी 1600, दोनों का सम कितना हो जाएगा 3600। कितना ज्यादा है ये सी से, 900 ज्यादा है, तो सी का डोनेशन कितना होना चाहिए, ये अगर 900 ज्यादा है तो सी का डोनेशन हो जाएगा 2700। समझ में आ रहा है भाई, अगर ये 900 ज्यादा है तो सी का डोनेशन 2700 होना बनता है, तभी तो 900 ज्यादा होगा। अब आपको पता चल गया सी का डोनेशन 2700 है। सी डोनेट कितना करता है, 9% डोनेट करता है, तो 9% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी निकल के आ गई, 2700 निकल के आ गई। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2700/9। आपसे पूछा सैलरी ऑफ सी, तो यानी कि यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी, उसकी सैलरी तो 100% होगी ना, तो 2700/9 इंटू 100, 9 तिया 27, 300 हो गया, तो यानी कि 30,000 उसकी सैलरी आ गई। सी की सैलरी कितनी निकली 30,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे बढ़े, ये देखो बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 25 सेकंड। पोल को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ये क्या है कि ट्रेन अपनी ही लेंथ क्रॉस कर रही है। सही है, ट्रेन की लेंथ मान लो आप एल मीटर। ठीक है, तो यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, एल मीटर ट्रेवल कर रही है। किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये है डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना है, ये है स्पीड, किसके इक्वल होगी, टाइम के, यानी कि 25 सेकंड के। तो लेंथ कितनी निकल के आ गई उस ट्रेन की, 250 मीटर। अब बोल रहा है कितना टाइम लगेगा कि अगर वो उस ब्रिज को क्रॉस करे, 350 मीटर का ब्रिज है वो, तो जब ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन को अपनी लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना पार करेगी वो, 350 प्लस 250, तो कितना हो गया 600। 600 डिस्टेंस चलना है और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की, कितना आएगा 60 सेकंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में ब्रिज को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर भाई, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है अमिता ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस, इतना स्पीड से चल रही है वो, स्कूल पहुंचती है 6 मिनट लेट। अगले दिन वो क्या करती है, इस स्पीड से चलती है, स्कूल पहुंचती है 10 मिनट जल्दी। बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, देखते हैं, हमें डिस्टेंस तो नहीं पता, तो डिस्टेंस मान लो डी। इस डिस्टेंस को चलती है, स्पीड क्या है ये, ठीक है, स्पीड ये है, तो इसका मतलब क्या है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, तो 7, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर बोला उसने कि अगर अगले दिन उसने स्पीड बढ़ा दी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाली स्पीड 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, यानी कि 9 इंटू 2, 2 ऊपर चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना निकल के आया, एक बार तो 6 मिनट लेट पहुंच रही थी और दूसरी बार 10 मिनट जल्दी हो गई, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 16 मिनट का हो गया। समझ में आया भाई, ये एग्जैक्ट टाइम पे है। सपोज ये 6 मिनट लेट थी और उस बार 10 मिनट जल्दी हुई, तो दोनों गैप कितना हो गया, यहां से यहां तक 16 मिनट का गैप हो गया ना। यही चीज हमने यहाँ लिखी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हुआ है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 16 मिनट निकल गया है। ठीक है, 16 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो ऊपर से 2d कॉमन ले लो, 9 - 7 एलसीएम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 7 63, ये हो जाएगा 4/4 से काटोगे 15 हो गया। ठीक है, इस 4 को इससे ये काट दोगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखो 9 में 7 गया, 2/63, साथ में डी चल रहा है, इक्वल टू 2/15, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। डी की वैल्यू कितनी आई 63/15, 3 से काट दोगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 चौक 20.2, 4.2 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी चीज का जनरलाइज फॉर्मूला भी मिलेगा आपको बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये जो चीज इक्वेशन बनती है ना, इसको सॉल्व करके
ये तो मैंने काट दिया चीज़ों को, सीधा डायरेक्ट डी निकालने का फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे मैं लिख देता हूं इनकेस अगर आपको ना समझ में आए तो, ये देखो, ये जो दोनों स्पीड है बेसिकली, और यहाँ टाइम का डिफरेंस है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि टाइम डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, स्पीड का S1 स्पीड जो है और S2 स्पीड अपॉन ऊपर जाके क्या होता है भाई, डिफरेंस लिखते हैं, प्लस लिख दोगे, माइनस किया हो ना तो डिफरेंस निकल के आता है जनरल फॉर्मूले में, S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू S2 लिख देते हैं, ये जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। ये इस चीज को फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद यही तो हो रहा है। नीचे क्या है, S1 इंटू S2 हो रखा है ना, देखो 63 हो रखा है, वो 2 अगर मैं नीचे लिख लेता तो बात एक ही पड़ती, ऊपर डी रह जाता सिर्फ, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेने के बाद दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखा हुआ है ऊपर, समझ में आ रहा है। तो ये चीज जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, इस चीज को बच्चे रट लेते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन दिखेगा तो ये लगा देंगे, लेकिन आपको ये तो समझ में आना चाहिए ये जो चीज मैंने की है। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आएगा, मेंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं देता है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है। अगर आप एक ही फॉर्मूला पे डिपेंडेंट बैठे रहे तो आप वो इसमें 2-3 लाइनें और ऐड कर देगा इस क्वेश्चन में, और फिर आपसे कुछ चीज पूछ लेगा, आप लगाते रह जाना, फॉर्मूले निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बेसिक से पता होना चाहिए कि जो जो डराइव हो रहे हैं फॉर्मूलाज वो बेसिक से ही निकल के आते हैं, जो ट्रिक्स आप जिनको बोलते हो वो बेसिक से ही निकल के आती है। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप खुद ही ट्रिक लगा लोगे कि हाँ ये सॉल्व हो गया तो यही आना है, ठीक है ना। ये सॉल्व होके घूम फिर के यही आया ना। जब आपकी प्रैक्टिस इसके लिए बन जाएगी तो आप डायरेक्ट पता चल जाएगा ना कि मैं ये लिखता हूं तो इसको इंटू फटाफट कर देता हूं, समझ रहे हो, समझ आया भाई। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इनकेस किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या कुछ और पूछना हो तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, डेट्स आ गई हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, कितनी रहती है, उसका शेड्यूल बना लो, ठीक है। आपको रिवीजन करना है या मॉक का एनालिसिस करना है, मॉक देने हैं, कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं, स्पीड इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, क्या चीज़ की कमी है उस चीज़ को लिख लो। फिर उस चीज़ को लिखने के बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ को खत्म करते हुए चलो, क्योंकि अब ये नहीं है कि सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते रहोगे लास्ट में जाकर खत्म हो जाएगी, नहीं, एक एक चीज़ पकड़ो, खत्म करो, साइड करो, ठीक है। फिर बाद में पता चलेगा जब उस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो मॉक में तो कितना टाइम आपका लग रहा है, गलतियां सुधरी है या नहीं सुधरी है, वो सारी चीज़ आपको वहां से पता चलेगी, ठीक है। और कोई चीज़ सजेशन देना हो या और कोई चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।